तो बच्चों हम सीख रहे हैं प्रश्न पत्र 2023-24 के जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है, इनको हल करना, जो कि मेरा क्या है, एक सैंपल पेपर का है। तो ये सैंपल पेपर भी किसी अध्यापक ने ही बनाया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 1 का पहला पार्ट, निम्न में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी है? एक तो है 0.7 के ऊपर बार, बी है 0.07007 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सी है वर्गमूल 7, डी है 2 धन वर्गमूल 7। तो आपको ये बताना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है। बता सकता कोई बच्चा? सभी। हाँ, बी वाली गलत। डी। खाली नहीं बोलना है कुछ भी चीज, किसी भी चीज के पीछे कॉन्सेप्ट भी लगना है। यहां पर हमको अपरिमेय संख्याओं का दोनों रूप का पता होना चाहिए। अपरिमेय संख्याओं के 2 रूप हैं, ऐसे परिमेय के भी हैं। एक तो उसका भिन्न वाला रूप है और एक उसका कौन सा रूप है? दशमलव वाला रूप है। ऐसी अपरिमेय संख्याओं का एक रूप है उसका जो वर्गमूल के अंदर होता है वो, ठीक है, और दूसरा रूप है उसका जो दशमलव वाला होता है। तो यहां पर देखिए, यदि मैं इसको खोल के देखूं, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.7777 डॉट डॉट, ठीक है। यदि इसको खोल के देखें, यहां पर देखिए 0 के बाद दशमलव के बाद 0.7, फिर 2 0 आ रहे हैं, फिर 7 आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए वर्गमूल के अंदर 7 है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती है, यह तो अपरिमेय है साफ साफ। और यह इसमें यह भाग इसका परिमेय है, लेकिन यह अपरिमेय है। तो परिमेय धन अपरिमेय बराबर अपरिमेय। दूध धन दही मिला दोगे तो क्या बनेगा? दही बनेगा, दूध नहीं बनेगा। परिमेय में अपरिमेय मिलाएंगे तो जो संख्या बनेगी वो अपरिमेय होगी, तो इसलिए यह भी परिमेय नहीं है। अब बात है इन दोनों की, यह इनका दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दशमलव रूप में परिमेय संख्याएं किनको बोलते हैं हम? उसके 2 टाइप हैं। एक तो क्या है? शांत दशमलव, ठीक है। शांत मतलब जैसे 1.2, इसके बाद ये खत्म हो गया, तो ये परिमेय संख्या है, समझ रहे हो। दूसरी अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत है, अशांत मतलब खत्म नहीं हो रही है। आवर्ती का मतलब कुछ अंक बार बार आ रहे हैं, वही अंक, सेम अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां पर देखिए, यदि मैं इसमें देखूं 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 7 के ऊपर बार लगाया तो 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। और यह अपरिमेय क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए, आप सोचो कि यहां भी तो पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन सेम पैटर्न से नहीं हो रही है। यहां पर देखिए दशमलव के बाद 1 0 के बाद 7 आ रहा है, फिर 2 0 के बाद आ रहा है 7। समझ में आ रही बात? यदि ऐसा होता 0.0707, तब तो हम इसको भी परिमेय कहते। समझ लो बात? क्योंकि 0.707, देखो वही चीज आ रही बात दोबारा, फिर क्या आएगी? फिर 0.7 ही आएगा, तब यह परिमेय होता। लेकिन यहां पर 1 0 है पहले, फिर 2 0 आ रहे हैं, फिर अगली बार में कितने शून्य आ सकते हैं? 3, कितने भी आ सकते हैं ना। तो सेम चीज हो रही, क्या सेम चीज की आवृत्ति नहीं हो रही है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। वैसे भी समझ लो, कभी भी बार लगाए ना ऊपर से, तो समझ लो परिमेय संख्या है वो, परिमेय संख्याओं के ऊपर ही होता है वो, क्योंकि उसकी रिपीटेशन हो रही है ना।
जो भी चीज रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं ऊपर से। इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही है? ए वाला। ठीक है, समझ आ गई बात मेरे? सेकंड वाला देखिए, यदि किसी बिंदु का भुज धनात्मक है तो वह बिंदु निम्न में से किस चतुर्थांश में होगा? देखो बहुत अच्छा सवाल है। यदि भुज धनात्मक है तो भुज धनात्मक कौन कौन से चतुर्थांश में होता है? अब भुज किसे बोलते हैं बताओ जरा? एक्स को बोलते हैं, ये बिल्कुल सही बताया आपने। और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो भुज धनात्मक कौन कौन से चतुर्थांश में होता है? हाँ, प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में। इससे पहले मैंने जो कराया था आगे सुबह। ठीक है, तो देख लो जहां पर फर्स्ट एंड फोर्थ लिखा होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बात समझ में? थर्ड क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या है? देख लो, यदि थीटा की वैल्यू 0 अंश के बराबर और उससे बड़ी है, ठीक है, और 90 अंश से छोटा है, यानी कि 0 और 90 अंश साथ ही साथ उनके बीच में है थीटा, 0 भी शामिल है उसमें, 90 भी शामिल है, तो न्यूनतम मान कितना होता है साइन थीटा का? हाँ बताओ। ये सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल है। ये बड़ा सिंपल सी बात है भाई। देखो साइन के मान क्या होते हैं? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, 0 अंश पर साइन का मान क्या होता है? 0। 30 अंश पर 1/2, 45 अंश पर 1/√2, 60 अंश पर 90 अंश पर। तो देख लो ये जो क्रम है कैसा क्रम है बच्चों? बढ़ता क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। 0 से बड़ा 1/2 है, 1/2 से बड़ा 1/√2 है, 1/√2 से बड़ा वर्गमूल 3/2 है, और इनसे सबसे बड़ा 1 है। सब 1 से छोटे हैं। समझ रहे हो बात? तो ये चीज समझ लो, ये क्या है? आरोही क्रम में आ रहे हैं। तो इसका न्यूनतम मान कितना है? 0 अंश। 0 अंश, 0 अंश पर इसका मान 0 होता है। तो सबसे कम मान, न्यूनतम मान है सबसे कम। सबसे कम कहां पर है? 0 अंश पर है। तो इसलिए विकल्प ए क्या है? सत्य है। अधिकतम मान पूछेगा तो क्या बोलोगे? 90 अंश। यदि अंश में दिया होगा तो 90 अंश, यदि मान दिया होगा तो क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। अधिकतम मान 1 होता है। सारी बात समझ में? चौथा क्वेश्चन, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। जो घटना हो ही नहीं सकती है उसी को असंभव घटना कहते हैं। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। अब 5वां सवाल देखिए, किसी आंकड़ों का समांतर माध्य तथा बहुलक क्रमशः 24 और 12 हैं तो उनकी माध्यिका है। माध्यिका का क्या मतलब हुआ बच्चों? माध्यक, माध्यक बोलते हैं इसको, माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यिका माध्य को नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं? माध्यक को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह सूत्र आपका काम आता है, यह याद होना चाहिए। तो माध्यक बताना है तो मैं क्या लिखूंगा? 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक। बहुलक तो दे रखा आपको, कितना है? 12, यह बहुलक है। और समांतर माध्य, माध्य कितना है? 24। समांतर माध्य का मतलब ही माध्य होता है, माध्य को समांतर माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो बराबर 2 गुणा 24। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 12 धन 24 दूनी 48। ठीक, 48 में 12 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6। तो 3 गुणा माध्यक
बराबर 60 ही आ गया, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 60/3, तो बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। 6th क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल का मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये जो बहुपद है ना, ये मानक रूप में नहीं लिखा गया है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, किस रूप में, ax² प्लस bx प्लस c, यह होता है मानक रूप। तो यहाँ पर x² तो पहला वाला पद तो ठीक है, ठीक है, अंतिम वाला भी सही है, -3 अचर पद जिसमें x नहीं है, लेकिन बीच वाला पद इसमें है ही नहीं, है क्या, x वाला पद है, तो क्या करेंगे, धन 0x लिख देंगे। अब करो आप, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ऋण x का गुणांक क्या है 0 बट्टे x वर्ग का गुणांक 1, तो 0/1 क्या हुआ 0 ही हुआ, तो क्या आएगा इसका आंसर 1। आगे बात समझ में। छठा सवाल, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के समान मूल हो तो c बराबर क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छा है भी क्वेश्चन। देखो जो चीज आप जानते हो ना उसी को ही घुमा दिया है। ठीक है, आप क्या जानते हो, हम ये जानते हैं कि जब मूल समान होते हैं तो जो विविक्तिकर होता है, विविक्तिकर माने b² माइनस 4ac, ये 0 के बराबर होता है। बस यहीं से c का मान निकालो आप, तो c बराबर पूछ रहा है ना। देखो ये, अब इस समीकरण को हल करके c का मान निकालता हूं मैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए -4ac बराबर क्या हो जाएगा -b², b² को उधर ले जाएंगे तो c का मान क्या हो जाएगा, यहां से देखो c बराबर क्या हो जाएगा -b² बट्टे ऋण 4 आ जाएगा नीचे हर में, तो c का मान निकलेगा नहीं निकलेगा बताओ। तो ऋण से ऋण कट के क्या हो गया धन, तो आंसर क्या आ गया मेरा b² बट्टे 4a, b² बट्टे 4a कौन सा सही है, डी वाला। नोट कर लो इसको भी। 7वां क्वेश्चन, छठा 7वां 8वां, m के किस मान के लिए 10 m और ऋण 2 समांतर श्रेणी में होंगे। ये तीनों के समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या शर्त होगी, ये पूछ रहा है। देखो बच्चों बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, माना इसका ये कौन सा पद है, पहला, यह दूसरा और यह तीसरा। तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं यदि, शर्त क्या होती है देखिए, यदि a2 माइनस a1 सर्वांतर है, बराबर किसके होना चाहिए, a3 माइनस a2 के होना चाहिए। ये भी सर्वांतर है, इसमें से इसको घटाएंगे तो सर्वांतर आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी सर्वांतर आएगा ना, तो सर्वांतर सेम होना चाहिए ना, यही तो शर्त है AP होने के लिए। बस अब इसमें मान रख दो आप, a1 a2 की जगह पर m माइनस a1 की जगह पर 10, a1 की जगह पर 10, a3 की जगह पर -2 माइनस a2 की जगह पर बस इस समीकरण को हल कर डालो। इस समीकरण को हल कर डालो तो m का मान पता लग जाएगा। इस m को इधर ले आएंगे तो ये धन m हो जाएगा, तो m धन m बराबर ऋण 2 धन 10, 10 को उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2m बराबर 8, तो m बराबर 8/2, तो बराबर कितना आएगा 4, m बराबर 4 होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या 500 को 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में व्यक्त कीजिए।
तो हालांकि ये जो था ना बच्चों, पहले थे आपके क्वेश्चन, वो वाली एक्सरसाइज अब हट चुकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा भी जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है आपको, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तभी तो लिख पाओगे ऐसे, ठीक है। देखो कितना आसान सा सवाल है। 500 के अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं मैं, एक तरीका तो ऐसे करके है, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, 5 गुणा 100, 500 को ऐसे लिख सकता हूं। फिर 100 को क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 25 गुणा 4, 25 चको 100, क्यों? फिर 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, और 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2। तो 5 की घात कितनी आ गई, 3 गुणा 2 की घात कितनी आ गई, 2। तो इसी को उल्टा करके लिख दो, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, इस रूप में लिख दिया। यही है इसका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज समझे बच्चों, इसमें 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। तो कोई ऐसा नहीं है कि सवाल ये वो एक्सरसाइज कट गई है तो नहीं भी पूछा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है। समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद लिखिए जबकि a बराबर ऋण 1 है और d बराबर 1/2 है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान सवाल है, 2 पद लिखने, तो पहला पद तो क्या हो जाएगा, पहला पद लिखोगे, पहला पद तो हो जाएगा a ही होता है पहला पद, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, a2, हम जिसको बोलते हैं a प्लस डी। तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 धन 1/2। अब इसको अलग सही ढंग से करना है, यहाँ पर हम गलती करते हैं कैलकुलेशन करने में। तो इसके नीचे 1, तो 2 लॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 2 धन 1 बराबर ऋण 1/2। चौथा क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बता दो चलो। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जल्दी बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, 3πr², यह होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। उसमें ऊपर का जो उसका बेस है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो उसको भी ऐड कर देंगे तो 3πr²। तो बस 3 × 22/7 × r², 7 का वर्ग, 7 गुणा 7, ऐसे कर लो, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, 22 3 हो गया 66 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये तो सीधे सूत्र से होने वाला है। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार पूछा गया है, देख लो। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। क्या है, 1 2 x 3 तथा 4 का माध्य 2 है, तो x का मान कितना होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, अरे बच्चों वो छोड़ो, आप सिग्मा वाला थोड़ी लगेगा यहां पर आंकड़े वर्गीकृत हैं क्या, नहीं, ये तो छोटी क्लासों का सवाल है, कक्षा 6 7 8 का सवाल है। वहां पर हम जब माध्य निकालते हैं, जब आंकड़े वर्गीकृत है, तो वर्गीकृत थोड़ी है आंकड़े, कोई सिंपल आंकड़े हैं। तो यहां पर जो सूत्र होता है माध्य निकालने का, क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। समझ रहे हो बात? तो आंकड़ों का योग 1 धन 2 धन x धन 3 धन 4, आंकड़ों का योग 1 धन 2 धन x धन 3 धन 4 का माध्य 2 है। समझ रहे हो बात? इनका माध्य कितना है, 2 है कह रहा है, तो पहले तो माध्य निकाल लेते हैं। इसको किससे भाग देंगे, कितने आंकड़े हैं, 5/5, तो इसको किसके बराबर रख देंगे, 2 के बराबर, तो 2 बराबर माध्य 2 दे रखा है, समीकरण बन रही है इसमें। तो ये कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 धन
x बट्टे 5, तो ये कितना हो जाएगा बराबर, दिस इंप्लाई 5 दूनी 10 बराबर 10 धन x, ये 10 इधर आएगा तो ऋण 10 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 है तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता निकालो। क्या करेंगे, घटित होने की प्रायिकता दे रखी है और घटित न होने की प्रायिकता निकालनी है, तो क्या करेंगे। अरे बच्चों सीधे बोलो ना, एक में से घटा देंगे, सीधे एक में से, यदि होने की दे रखी है नहीं होने की निकालनी है तो एक में से घटा देते हैं, या नहीं होने की दे रखी है और होने की दे रखी है तब भी क्या करेंगे, उसको एक में से घटा देंगे, क्योंकि पी धन पी नहीं बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो जो भी उधर साइड जाएगा वो क्या होगा, एक में से घटेगा ना। तो सीधे बोलो, ऐसे करो, इसको सीधे एक में से घटाएंगे, तो एक को क्या लिखूंगा मैं, 1.0 देख लो है, क्योंकि एक को 1.0 लिखेंगे 0.7, तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 दशमलव, तो कितनी होगी 0.3 होगी। एक में से घटाना है, यदि होने की प्रायिकता दे रखी है और नहीं होने की निकालनी है तो आपको सीधे एक में से घटा देना है, क्योंकि होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता धन उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.3। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक आपने हमेशा ही नोट किया होगा त्रिभुज पर, और कई बच्चे ना अभी भी फिर भी नहीं कर रहे हैं इसको। मैं पहले भी जब कराया था ये क्वेश्चन, उस समय भी बोला था मैंने कि 1 नंबर का सवाल यहाँ इसमें से जरूर पूछा जाता है, अवश्य ही पूछा जाएगा 100%। समझ लो इस बात को, इस क्वेश्चन को 1 नंबर लाना है तो इसको सीख लो, किसी न किसी रूप में अवश्य पूछा जाएगा। तो देखिए चित्र में DE समांतर है BC के, D और BC समांतर है, तो इसका मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगना है इसमें, समझ लो बात। तो क्या लगेगा, AD, वो क्या सूत्र है, AD इतना सिंपल सी बात है भाई, हमको याद करना है इतना सा, AD बट्टे DB, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। क्या हम इतना याद नहीं कर सकते हैं, बताओ ना जरा। ये बट्टे ये भुजा बट्टे ये भुजा बराबर ये भुजा बट्टे ये भुजा, बस अब यहां रख देना। देखो AD बट्टे DB का मान दे रखा है आपको, AD बट्टे DB कितना दे रखा है। अब इसमें से भी एक चीज और दे रखी होगी आपको, देखो EC भी दे रखा है, ये देखो EC भी दिया हुआ है, और AE कितना है ये पूछ रहा है, वो देख लो। तो AE पूछ रहा है और EC का मान कितना दिया हुआ है, 6। बस तो अब इसको उधर ले जाएंगे, AE का मान निकालना है तो ठीक है। तो ये 2/3 गुणा 6 बराबर AE, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, 4 बराबर AE हो गया। तो AE की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आगे बात समझ में है। आठवां सवाल देखिए, बिंदु 4, 5 और 6, 9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो कहने का मतलब यह है कि यदि मेरे पास एक रेखा है, ठीक है, जहां पर कि इसका AB यह रेखाखंड है मेरा, ठीक है, तो A के निर्देशांक क्या है बच्चों, 4, 5 और B के निर्देशांक हैं 6, 9। तो इस रेखा के मध्य बिंदु है, देखो ठीक इसके मध्य में, माना मेरा P है बिंदु, ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे ये बताना है मुझे। पता है क्या सूत्र बनता है इसमें, क्या, x1 + x2/2, हाँ y1 + y2/2। सब है, आप कर लेंगे इस बार,
देखो x1 y1, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके x2 y2 है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक विभाजन सूत्र से ही बनता है, क्योंकि यहां पर अनुपात क्या बन जाता है, 1:1 हो जाता है। समझ रहे हो बात? तो सूत्र बड़ा आसान बन जाता है। सूत्र क्या बन जाता है? तो पहला जो x बराबर होगा x1 धन x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 धन y2 बट्टे 2। यानी कि देखिए x1 क्या है 4, x2 क्या है 6, तो 4 धन 6 करो 10, 10 बट्टे 2 क्या हुआ 5, ठीक है। 5 धन 9 करो 14, 14 का आधा करो 7, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे 5, 7 होंगे। एक नंबर के लिए है नहीं, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। उसमें भी आ सकता है बहुविकल्पी में, यह सवाल बहुविकल्पी में आ सकता है। इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना अवश्य सीखना है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 9th क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों? इसको बता सकता है कोई बच्चा? पहले से x1 धन dx धन c के ऊपर। देखो बच्चों, जब भी दो पद है ना, दो ही पद है यहां पर, देखिए यहां पर मूल यदि आपको निकालना है तो, और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि देख लो है पूर्ण वर्ग नहीं भी होता है तो भी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप? x वर्ग ऋण 5 का वर्ग लिखो। समझ मारी नहीं आ रही बात? बराबर 0। तो इसके a वर्ग ऋण b वर्ग क्या होते हैं? a वर्ग ऋण b वर्ग के गुणनखंड a धन b x धन 5 x ऋण 5 बराबर 0। देखो यहीं पर गुणनखंड निकल गया आपको, तभी तो एक नंबर का सवाल है हो। तो यहां पर इसके x धन 5 बराबर 0, x धन 5 बराबर 0 और दूसरा x ऋण 5 बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या आएगा 5 और ऋण 5, दो मूल हो जाएंगे इसके, ठीक है। एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है इससे भी सरल। क्या है? x वर्ग बराबर 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 25। देख लो x वर्ग ऋण 25 बराबर 0 है, तो x वर्ग बराबर 25, तो यहां से वर्ग हटाएंगे तो यहां वर्गमूल लग जाएगा, लेकिन यहां क्या होगा बच्चों? दोनों चिन्ह आएंगे। समझ रहे हो बात? धन ऋण, तो क्या आ जाएगा x बराबर धन ऋण 5, यानी कि धन 5 और ऋण 5। ऐसे भी निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ज्यादा टेंशन में नहीं जाना है इसमें, ये दो ही पद है तो और भी सरल है।